नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। एंड इसमें मैं 5 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हैं। एंड ये हम नॉर्मल थ्योरी से थोड़े से अलग पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस की बात आज हम करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पूरा का पूरा टॉपिक, पर इसमें 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो अपने सिलेबस के हल्की सी कभी कभी बाहर चली जाती हैं। तो जेईई क्या करता है ना, उनके ऊपर एक पैराग्राफ बना के पूछ लेता है। तो उन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर आज का ये जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको मैं लाया हूँ। पहला जो टॉपिक है वो होता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं जेईई ने एक बार पूछा था 2007 में, तो वो भी यहाँ पे है, वो पैराग्राफ भी है। काफ़ी आसान था, पर वो जब तक अगर पता नहीं होता तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो एक तो वो डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद अभी आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है, ये क्वेश्चन उसके बारे में है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, एक और जो टॉपिक है वो होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। उसके ऊपर जेईई मेन में रिसेंटली 2-3 सवाल आए हैं लास्ट के 2-4 सालों में। एंड जेईई एडवांस में भी 2 सवाल जितना मुझे याद आ रहा है वो आ चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक सवाल हल्का फुल्का सा एम्बिग्विटी लेके बैठा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को मैं आज नहीं लाया यहाँ पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लाया हूँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ी पैराग्राफ भी है। ठीक है, तो उसके ऊपर हल्की फुल्की थ्योरी भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि काम कैसे करता है। ठीक, तो आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ, क्योंकि ये नए टॉपिक्स हैं एंड यूजुअली बच्चों को नहीं पता होता, मुझे ऐसा लगता है कि 98-99% बच्चों को ये सब नहीं पता होता है, तो हल्की फुल्की थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ ही साथ इनके सोल्यूशन, तो जो क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सब काम हम जेईई एडवांस के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि सिलेबस में वो थोड़ा सा पैराग्राफ देके चीज़ों को पूछ सकते हैं। सैम्पल पेपर में जैसे आज यहाँ पे एक पूछा गया है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। एंड क्वेश्चन सैम्पल पेपर में एक और क्वेश्चन आया था जिसमें कंडक्टर्स, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन था, उसको कट करके बीच में स्लैब भरा था, उसका भी सोल्यूशन विद कुछ और चीज़ों के साथ में एक डिटेल्ड वीडियो उसके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें कंडक्टर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एंड इसको समझते हैं। पार्टिकल इन अ बॉक्स का फंडा क्या है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले पार्टिकल इन अ बॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई सा भी अगर आप बात करें कि एटॉमिक मॉडल हैं, तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आके गए हैं। जैसे पहले कभी थॉमसन का मॉडल था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोर का मॉडल आया, फिर श्रोडिंगर का मॉडल आया। इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक और मॉडल होता है जिसे बोला जाता है पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन 1D बॉक्स। ठीक है, तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स की अगर बात करें, पार्टिकल इन अ बॉक्स, इसकी अगर अपन बात करें तो बच्चों पार्टिकल इन अ बॉक्स में ना 3 तरीके की सिचुएशन होती है। एक होता है 1 डायमेंशनल बॉक्स, एक होता है 2 डायमेंशनल बॉक्स, एक होता है 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, आपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अवॉव प्रिंसिपल होता है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, एंड जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो उन सब की वैलिडिटी यहाँ पे रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इलेक्ट्रॉन को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स हमें क्या बताता है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ना 1D बॉक्स की ही बात करूँगा। 2D 3D पे मुझे नहीं लगता सवाल आएगा, पर अगर आता है तो उतना मुश्किल नहीं, पर मैं मान के चलता हूँ कि 1D पे ही सवाल आएगा। 2D 3D में भी आएगा तो हल्का सा वो चेंज हो जाएगा, NX NY Z वगैरह कुछ कर देंगे, बाकी काम यही रहेगा। तो 1D बॉक्स के ऊपर ही आज अपन अपनी बातें करेंगे। ठीक है, अपने सिलेबस में उतना ही रहना चाहिए। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स जो है वो पार्टिकल थ्योरी प्लस वेव थ्योरी, स्टैंडिंग वेव की थ्योरी से मिलके बना होता है। जैसे श्रोडिंगर वेव है, तो आपको पता है श्रोडिंगर बड़ी सी वेव इक्वेशन जो होती है उसमें एक पार्ट होता है पार्टिकल नेचर का और दूसरा पार्ट होता है वेव नेचर का। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जहाँ पे भी स्टैंडिंग वेव का नोड आता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का नोड आता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को या किसी पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है। एंटी नोड पे उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है, और अलग अलग पॉइंट्स पे जो भी वहाँ का एम्पलीट्यूड फंक्शन होगा उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिटी वेल का, इन्फिनिटी वेल। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी की वेल। इसका मतलब ये है कि हमने x = 0 पे
ठीक है, ये पार्ट रखा, जैसे दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड ये वाला पार्ट है x इज इक्वल टू L। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल होता है, बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल है, जिससे 1D बॉक्स में पार्टिकल कैसे चल रहा है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी, उसको कहाँ ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L यहाँ पे है। एंड इधर अगर बात की जाए कि इनके बीच में हमेशा ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये हमेशा क्या होगा, नोड, और ये वाला पॉइंट भी हमेशा होगा नोड। अब नोड क्यों होगा वो भी आप सुन लो। इसे बोला जाता है वेल, पोटेंशियल वेल। ठीक है, वेल का मतलब कुआं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है x लेस देन 0 पे, x लेस देन इक्वल टू 0 पे एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू L पे, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। ये हम मान के चलते हैं, इसलिए इसको इन्फाइनाइट वेल या इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल बोला जाता है कि इस वाली लेयर पे जो आप देख रहे हैं, इस होराइजन पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट है, मतलब x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू L पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट है। तो जो पार्टिकल है वो ट्रैप्ड है, उसको x से लेके 0 से लेके L के बीच में ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टिकल के पास अगर वो चाहता है कि वो इन रीजन में चला जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इन्फिनिटी ऐड होना चाहिए, और इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी बेचारा पार्टिकल कहाँ से लाएगा। तो इसलिए पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा 0 से लेके L में, और वहीं पे ऐसा भी नहीं कि हर एक पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी एग्जिस्ट करने की, क्योंकि पार्टिकल के पास वेव नेचर है। वेव नेचर है तो वो क्या फॉलो करेगा, डी ब्रोगली प्रिंसिपल को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों, ये भी आप देखिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से बने। अभी समझ में आया कि नोड क्यों है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट है तो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, x इज इक्वल टू L पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट है तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू L हैज बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो वो नोड्स हैं, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा पार्टिकल। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला केस, इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही आगे चल के अगर अपन थोड़ा सा हायर एनर्जी पे जाएंगे तो हायर एनर्जी पे आपके दो लूप्स बनेंगे। एक पॉइंट बीच में ऐसा मिलेगा जहां पे भी आपको नोड आएगा, और उस नोड पे भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की या पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे फिर आप समझते हैं स्टैंडिंग वेव आपको आता है, इस तरीके से बनाते जाइए, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3, और ऐसे करते करते n की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए हमें एक स्टैंडिंग वेव्स अलग अलग बनती जाएगी और एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते जाएंगे। अब इन सारे केसेस में, क्योंकि इधर तो पोटेंशियल एनर्जी आपने कर दी इन्फिनिटी, तो यहाँ के सारे केसेस में हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलते हैं, 0। इसलिए ये जो वेल है इसकी हाइट होगी इनफाइनाइट। तो पार्टिकल की एनर्जी जो है, ये जो भी एनर्जी होगी पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक और हम मान के चलते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं माना जाता, और इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो इधर x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जो भी एनर्जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी के फॉर्म में, तो जो भी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो उनकी हो चुकी है 0, वो होगी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही। तो चाहे मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूँ अब से या एनर्जी बोलूँ, द थिंग इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करना भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन, जैसे मान लीजिए n लूप्स हैं, तो n इंटू लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है L, एकदम स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ से n बाई 2 इंटू डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ कितनी होगी, h अपॉन 2 मास ऑफ द पार्टिकल, जो कि यूजुअली इलेक्ट्रॉन होता है, इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब जैसा कि मैंने देख लिया कि kn लिखूँ या en लिखूँ, बात एक ही है, दिस शुड बी इक्वल टू L। तो यहाँ से kn को जब सॉल्व करेंगे वो en भी आप लिख सकते हो, और वो क्या बन जाएगा बच्चों, h स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स m इंटू L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये आपको एनर्जी यहाँ पे मिल चुकी। KVPY में भी एक क्वेश्चन आया था 2014-15 की आसपास एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे जो एनर्जी है पार्टिकल इन अ बॉक्स को बोल के प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया गया, n स्क्वायर।
अब बच्चों को जिनको पता नहीं रहता वो सोचते हैं कि यार बोर एटॉमिक मॉडल की बात हो रही होगी, और बोर एटॉमिक मॉडल में जो एनर्जी होती है वो अपने निकल के आती है 1/n² के फॉर्म में। क्योंकि देखो एटम के जो इनके जो अजम्पशंस हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। बोर ने क्या अज्यूम किया था पार्टिकल में, हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एनर्जी है, बच्चे को लगता है En और n² दिखा उसे, तो उसे लगा कि यार आंसर तो जो है ये वाला होना चाहिए, और मिल गया -1। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इन अ बॉक्स के अंदर जो एनर्जी आती है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है, एंड एनर्जी पॉजिटिव होती है। बोर्स एटॉमिक मॉडल की सारी एनर्जी नेगेटिव जाती है। समझ में आगे बात, टोटल एनर्जी वहाँ नेगेटिव से शुरू होती है, तो वहाँ पे भी n का वैल्यू बढ़ रहा है, और हायर ऑर्बिट्स की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे भी हायर ऑर्बिट्स की एनर्जी ज़्यादा है। समझने की कोशिश करो, पर जो डिपेंडेंसी है n के साथ, जो क्वांटम नंबर के साथ डिपेंडेंसी है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। वहाँ यहाँ पे पार्टिकल इन अ बॉक्स के अंदर एनर्जी चलता है n² के फॉर्म में, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में चलता है 1/n² के फॉर्म में। तो दीज टू मॉडल्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कॉमनली इन दोनों को सपोर्ट भी करते हैं इन मॉडल्स को। ठीक है, तो आपके पास पहली गलती तो जो करते हैं कि वो बोर एटॉमिक मॉडल होता है जहाँ पे एनर्जी 1/n² में चलती है, यहाँ पे एनर्जी चलेगी n² में। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल गई, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ नोड्स, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इस पॉइंट पे जो लोकेशन है वो L/2 है, इस पॉइंट पे जो लोकेशन है वो L/3 है, और 2L/3 है। तो इस तरीके से जितनी भी आपके स्टैंडिंग वेव की नॉलेज है एग्जैक्टली यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अब 2D बॉक्स अगर होता है बच्चों, तो 2D बॉक्स में ना हम x के साथ साथ y की भी कैलकुलेशन जोड़ देते हैं, और यहाँ पे ये वाला टर्म तो पूरा सेम होता है, h²/8mL², बस यहाँ पे nx² आ जाएगा प्लस ny² आ जाएगा, और z भी है 3D में तो nz² आ जाएगा, बस उतना सा डिफरेंस होता है। हालांकि आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें nx² तक मतलब एक n² तक ही वो पूछेंगे जितना मुझे लगता है। ठीक, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, एक और बढ़िया इंप्लीकेशन इसकी बताता हूँ। यहाँ पे जो एनर्जी हमने यहाँ पे निकाली है ये टेम्परेचर के एकदम इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, और n का जो वैल्यू है स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए मिनिमम वैल्यू 1 रखना है आपको। तो यहाँ पे पता चलेगा कि इवन इफ अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन भी हो जाए, तो भी इस मॉडल के तहत जो मिनिमम एनर्जी आप यहाँ पे लिखोगे इवन, वो अभी भी कितनी निकल के आएगी, h²/8mL² की बराबर निकल के आएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 टेम्परेचर पे भी जब एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा तब भी पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को का भी सपोर्ट है इस चीज़ को। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भारी पॉइंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं ये वाला सवाल। ठीक है, ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन जो है अभी जो सैम्पल पेपर आया है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड क्वेश्चन लग रहा है मल्टी करेक्ट की तरह, बच्चों ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में आया था। ठीक है, फिर भी अपन जो है चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं तो मल्टी करेक्ट की तरह इसको देखेंगे, और चारों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको चारों ऑप्शंस के सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं कि यहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी और क्या होंगी। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, और ध्यान में रखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल इज नॉट द ओनली मॉडल ऑन विच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। आपके पास पार्टिकल 1D का बॉक्स क्वेश्चन ने दिया है, 2007 में ने पूछा हुआ है, उसके बाद सैम्पल पेपर में भी अभी आ गया, तो मुझे लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो लाना चाहिए। पहले मैं नहीं ला रहा था ये क्वेश्चन, वो मुझे दिख गया सैम्पल पेपर, मुझे लगा कि इसके ऊपर तो बातचीत होनी ही चाहिए। तो कंसिडर अ 1D बॉक्स ऑफ साइज L। ठीक है, 1D बॉक्स ऑफ साइज L मतलब 1 डायमेंशन में बातें चल रही हैं, विच कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ी सी नई चीज़ है कि 4 इलेक्ट्रॉन है भैया, इस बार 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना अभी थोड़ी देर में करते हैं, उसके पहले मैं पार्टिकल 1D बॉक्स का ये वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो और भी आसान है, फिर उस क्वेश्चन में जाएंगे क्योंकि उसमें 1-2 चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देख। ठीक, तो अब थ्योरी उसकी देख ली है, इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2007 में पूछा गया एक पैराग्राफ है जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक बार अपन भी क्वेश्चन को फटाफट देख के बड़ी आसानी से इसके सारे आंसर्स निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला व्हेन अ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस बिटवीन x = 0 से x = a तक। ठीक है, तो हमने जो L लिया था वो इनके लिए यहाँ पे क्या बन चुका है, L बन चुका है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ज़रूरी नहीं बच्चों हमेशा 0 से L हो,
वो -a से a भी कर सकता है, तो उसमें घबराना मत आप, ठीक है। तो पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव, जो मैंने वहाँ पे पोटेंशियल वेल वाली बात बोली थी, इन्फिनाइट पोटेंशियल, उसको उन्होंने अलग शब्दों में यहाँ रख दिया। वेयर a इज ऑफ नैनोमीटर डायमेंशन, नैनोमीटर डायमेंशन होना चाहिए, मतलब एटॉमिक स्केल पे चला गई चीज़ें, ठीक है। इस एनर्जी कैन टेक ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज़, ये सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज़ वही वाले क्वांटम्स हैं जो आपको स्टैंडिंग वेव्स में पढ़ाया जाता है कि इसके बाद यही एनर्जी पॉसिबल है, इसके बाद यही एनर्जी पॉसिबल है, कि सर्टेन टेक स्पेसिफिक वैल्यूज़। The allowed energy of the particle moving in such a restricted region correspond to the formation of standing waves with nodes at end x is equal to 0 and at x is equal to a। इन्होंने इस तरीके से बोल दिया वहाँ नोड्स हैं, हमने कुछ अलग तरीके से कि इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी नहीं पहुंचेगा, बात एक ही है। फिर वो बोल रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम पे ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन। चलिए ये भी अपना मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m, ये रहा मास m इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम एज, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ नई बात उन्होंने नहीं बताई है। पर इन्होंने चुपके चुपके से यहाँ पे ये बोल दिया कि एनर्जी जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का अपने को रिलेशन पता है, पर इन्होंने यहाँ पे एनर्जी बोला, मतलब ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और ये अगर बस काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने भी जीरो मानी है। समझ में आया? एडवांस के देखिए वर्ड टू वर्ड कितना सही चल रहे हो। ये स्टेटमेंट लिखने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा तो आप सोचोगे तो बेकार में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, पर यहाँ पे उन्होंने एनर्जी लिखा है, जिससे ये पता चला कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की उन्होंने कितनी मानी है, जीरो मानी है। या फिर ये बोल दो कि इस एनर्जी, इस पार्टिकल के साथ जितनी भी एनर्जी एसोसिएटेड है, जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है, उसमें काइनेटिक को छोड़ के हमने सबको जीरो कर दिया, या तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है। देख रहे हो इतना सिंपल लुकिंग स्टेटमेंट में कैसे इंफॉर्मेशन उन्होंने छुपा रखी है। Thus the energy of the particle can be denoted by quantum number n, जो कि 1 2 3 वैल्यू ले सकता है, ठीक है। और इसको उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ये ग्राउंड स्टेट है। और अब ध्यान दीजिए, इन्होंने इसके साथ आपको ये भी बता दिया कि n का वैल्यू 0 नहीं लेना है। Use the model described above to answer the following 3 questions. For a particle moving along the line x is equal to 0, ठीक है। तो x is equal to 0 पे इन द लाइन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, हाँ, फिर ठीक है। तो टेक h का वैल्यू, e का वैल्यू उन्होंने दे दिया, और हमें यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। सबसे पहले बोला था अलाउड एनर्जी फॉर द पार्टिकल फॉर वैल्यू ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखो एनर्जी की बात हो रही है। अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था कि En इज इक्वल टू h/8mL² इंटू n², ये फॉर्मूला जस्ट अभी हमने प्रूव किया। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा द अलाउड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू। तो L इसको फिक्स कर दो आप, तो L की जगह A आएगा, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो a की पावर -2 के प्रोपोर्शन में, देखो आप नीचे, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? A हो गया, खत्म। जो डेरिवेशन हमने की थी ना अभी, डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख दो, एनर्जी के बारे में लिख दो, सीधा उससे ऑप्शन A आंसर आपको मिल गया। अब बात करते हैं 12th की, जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत डेटा कैलकुलेशन सॉल्व करवाया है। ये तो मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, ये भी गिवन, और आप देखिए मास ऑफ द पार्टिकल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के मास के बहुत पास में है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻30, ठीक है। और डायमीटर दे दिया आपको 6.6 नैनोमीटर, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट पूछा है, तो मतलब E1 पूछा है, तो हमें इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो आइए इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो जो E1 की वैल्यू हम लिखेंगे वो होगी h²। तो h² को पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 6.6 इंटू 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -34, ठीक है। अब आ गया n का वैल्यू उन्होंने 1 रखा है ग्राउंड स्टेट में, तो उसको तो हटा दीजिए आप, ठीक। द होल थिंग डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास ऑफ द बॉडी कितना है, इंटू 10 की पावर -30 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आएगा L है A, तो 6.6 इंटू 6.6 मल्टीप्लाइड बाय नैनोमीटर की वजह से 10 की पावर -18, और ये सारा डेटा आपको देगा जूल्स के अंदर, ठीक है जी, जूल्स के अंदर। पर आप देखो कि यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो सारा EV में गिवन है, मतलब मुझे जूल्स को कन्वर्ट करना है EV में। तो इसको मैं फिर से क्या करूँगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूंगा, और ये पूरा आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। कैलकुलेशन इसकी बहुत ही आसान है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये तकरीबन बनेगा 1/, ठीक है, 0.66 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12.8
EV ऐसा कुछ बनेगा या 1.28 कुछ बनेगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपका 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर मैं इसको 1000 कर दूं, नहीं तो 128 ही बन रहा है, पूरा का पूरा 128 बन जाता है। तो इसको मिली में का आप 1000 निकालेंगे, 1000/125 जो है 8 होता है, तो वो आपको आंसर मिल गया। तो सेकंड वाले का आंसर कितना है बच्चों? बी है। कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से कैलकुलेशन है, बड़े आराम से सॉल्व होता है। बात करते हैं सी की, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। देखिए कितना सिंपल सवाल। अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो सीधी की सीधी काइनेटिक है, और v स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शन है? n स्क्वायर के। तो v किसके प्रोपोर्शन हो गया? n के। लो भाई साहब, हो गया सवाल। 2007 के 3 क्वेश्चन आपने सलटा दिए, वो भी कितने? 2-4 मिनट लगते इसको आपको सॉल्व करने में। 3 सवाल 3-4 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एक सिंपल बेसिक सवाल। अब इसके ऊपर जो सैम्पल पेपर में अभी जो IIT कानपुर ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया है, उसके अंदर भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन की भी बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, कंसिडर अ 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइज L विच कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट उन्होंने दिया है, अच्छा, क्योंकि ये पहले वाले वर्जन का भी थोड़ा एडवांस वर्जन इस बार पूछा है, क्योंकि हमने तो 1 इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करना सीखा था। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे सॉल्व करें अपन? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी 4 नहीं सॉल्व कर पाते हैं, 2 ही नहीं सॉल्व कर पाते, 1 के लिए पढ़ते हैं। तो आइए देखिए क्या इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिससे ये अपना जो कनंड्रम है ये सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि सबका मास me है ना, इलेक्ट्रॉन 4 है। डिफाइन E0 टू बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब इस सिस्टम की जो भी मिनिमम एनर्जी होगी, जो भी मिनिमम एनर्जी होगी, उस एनर्जी को उन्होंने E0 बोल दिया। और इन्होंने बोला कि अल्फा का जो वैल्यू है वो ऐसा गिवन। अब देखिए h²/8 ml², हम निकाल चुके हैं इसको, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है एक पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे देखिए और क्या क्या बातें हो रही है। फिर इन्होंने बोला वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म को 0 करना है, क्योंकि इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना तो फोर्स के टर्म्स में ना ही एनर्जी के टर्म्स। मतलब ये बस एग्जिस्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड, आपस में कोई इनका काम नहीं है, कुछ भी इनको साथ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो वही चीज़ें सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए लागू हो जाएंगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर इन्होंने बोला कि दे ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ही बढ़िया, अच्छा उन्होंने दिया है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक ही क्वांटम नंबर, यूनिक क्वांटम नंबर होना चाहिए। सारे के सारे क्वांटम नंबर्स का जो सेट बनता है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर 1 अगर ऐसा है तो दूसरे वाले की स्पिन उसके अपोजिट होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला डिस्क्राइब बाय द डी ब्रोगली वेव्स, ठीक है, कन्फाइंड विद इन अ बॉक्स। लो भाई साहब, ये बोल दिया कन्फाइंड विद इन अ बॉक्स, मतलब 1D बॉक्स की बारे में बात हो रही है, ठीक है। 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइज। सब कुछ बातें हो गई हैं, सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात नहीं हुई है। इन्होंने ये नहीं बोला कि बोर्स पोस्टुलेट्स को मानना है, क्वांटाइजेशन, एंग्लो मोमेंटम, कुछ नहीं बोला। पार्टिकल इन अ बॉक्स बोला है। तो जो थ्योरी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी वही यहाँ पे लगने वाली है। आइए उसको समझते हैं कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो अगर तो क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन फिजिक्स सेकेंड स्टेज ओलंपियाड इन्फो 2019 में भी आया है। वहाँ सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली तो नहीं पर सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया है। वहाँ पे भी पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन किया गया था, और वहाँ पे भी हमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रखना था, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अब कैसा होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एनर्जी n=1। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जो एनर्जी होगी En वो कितना होगा, h²/8 ml² मल्टीप्लाइड बाय n²। ये आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि इस चीज़ के अंदर, इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन हटा के 1 इलेक्ट्रॉन को भी अगर देखूं तो वो एक पार्टिकल ही हो गया, और उसके लिए ये वाली जो कंडीशन है परफेक्टली फिट बैठ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हुए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करूँ तो ये आपका n=1 हो गया बच्चों, ये हो गया n=2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा n=3। तो आइए देखते हैं कि इधर क्या होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर। समझ गया? अब इसमें पता गलती कहाँ है, ठीक है। गलती ऐसे फंस रही है, जो इसका पहला ऑप्शन है ना 30 अल्फा, बहुत सोच समझ के दिया गया है ये। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि बच्चे जो है ना इसमें क्या करेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक चौथे वाले में रख देंगे।
कि चारों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रख दो, और वो भूल गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन रहनी चाहिए। तो n=1 में ही 2 ऐसे आएंगे और n=2 में भी 2 ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप, उसी में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है इसके 2n के अंदर चारों इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे। ठीक है, तो रेड वाले को हटा देते हैं, क्योंकि जब रेड वाला आप सॉल्व करेंगे ना तो अभी बताता हूँ क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो यहाँ से वैल्यूज़ सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बताइएगा, ये सबसे स्टेबल स्टेट है, क्योंकि एक चीज़ तो आप भी समझ गए होंगे कि n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि सबसे लीस्ट एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लीस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में रख देंगे। तो ये तो हो गया दूसरा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर आपको E0 एनर्जी चाहिए तो बताओ E1 प्लस E1, 2n, एक E1 इसके लिए, एक E1 इसके लिए, प्लस E2 प्लस E2। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है वो तो है ही सही, तो ये 2E1 प्लस 2E2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा, समझ गए मेरी बात, 10 अल्फ़ा सॉल्व होकर आ गया। अगर आप 1 2 3 4 करते कि एक एक स्टेज में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिया बच्चों, तो उस केस में गलती हो जाती, क्योंकि उसमें फिर आपका आंसर पता है क्या बनता, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। और जब आप ये देखोगे ना तो 3 और 1 9 और ये 16 20 30 अल्फ़ा आ जाता, जो पहला ही ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है जो कि गलत है। देखता कितने भयानक गलती हो जाती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी का वो 30 अल्फ़ा नहीं है, वो कितना है बच्चों, 10 अल्फ़ा। पहली चीज़ तो हो गई। ठीक है, आइए बात करते हैं ऑप्शन बी की। अब ऑप्शन बी में उन्होंने बोला कि द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट, तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट है वो अपना n=2 है। तो n=2 की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e2 जब सॉल्व करोगे वो आ जाएगा आपके पास 8 अल्फ़ा। तो जो 16 अल्फ़ा है वो उसका डबल दिया हुआ है। अब 16 अल्फ़ा पता है क्यों दिया है, n=4 के लिए 4 का स्क्वायर 16 इंटू अल्फ़ा। मतलब अगर वही गलती की तो आपको बी भी करेक्ट मिलता। तो हो सकता है IIT जो है इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे कि IIT ने बोला कि अगर तुमने 1 1 1 1 माने हैं और ये सिंगल करेक्ट है तो आपको A और B जो हैं वो दोनों अगर सही दिखे, मतलब कुछ तो गलती तुमने की है। ठीक है, तो हो सकता है शायद एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें सुधरने का। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज E0 प्लस 9 अल्फ़ा। अब बात हो रही है एक्साइटेड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट होता है मिनिमम एनर्जी वाला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब नेक्स्ट एनर्जी लेवल हमें कौन सा मिलेगा, मतलब नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है बच्चों सेकेंड मिनिमम एनर्जी वाला, जो सबसे कम सेकेंड मोस्ट मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर अपन यहाँ पे बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर बच्चों यहाँ पे बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। ये होगा सबसे पहले n=1 में, फिर n=2 और n=3। ठीक है, n=3 में ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कहाँ जंप करेगा, तो देखो मैं आपके पास दो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का भी बता देता हूँ। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो मिनिमम एनर्जी पॉसिबल होगी वो होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि पहले वाले केस में हमने क्या किया, n जो 1 वाला है n=1 है, ध्यान से देखना, ये हो गया n=1, ये हो गया n=2 और ये हो गया n=3। दिस इज ऑल्सो 1 2 एंड 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड से थर्ड जंप करने में कम एनर्जी चाहिए, फर्स्ट से थर्ड में जाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आप इनका एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला कम आएगा। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एनर्जी पूछूं कि इस केस में एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 1 टाइम ऑफ E2 प्लस 1 टाइम ऑफ E3। ठीक है, स्पिन के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है तो अपन एनर्जी सेम ही मानेंगे। और 2E1 में आएगा 2 अल्फ़ा, E2 में आएगा 4 अल्फ़ा, E3 में आएगा बच्चों 9 अल्फ़ा। तो ये अपने पास बन जाएगा 15 अल्फ़ा। 15 अल्फ़ा को मैं लिखूंगा 10 + 5 अल्फ़ा। ठीक है, और 10 अल्फ़ा को ऑलरेडी अपन E0 बोल चुके हैं, तो ये बन जाएगा E0 + 5 अल्फ़ा। पर ऑप्शन में दिया है E0 + 9 अल्फ़ा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। डी ऑप्शन में इन्होंने बोला दी टोटल एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज E0 +
8 अल्फा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अब एनर्जी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर अपन लिखेंगे E1 प्लस 2E2 प्लस E3। तो देखिए E1 की वैल्यू तो बनेगी अल्फ़ा, 2E2 की वैल्यू बनेगी 4 और 2 8 अल्फ़ा, एंड E3 की वैल्यू बनेगी बच्चों 9 अल्फ़ा। तो 9 और 1 10, तो ये बन गया अपने पास 10 प्लस 8 अल्फ़ा। और हमने देखा कि ये मैच कर गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। शानदार सवाल, बढ़िया कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तक ना एक्साइटेशन के ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन अब आपके सामने जेई लेके आया है, तो मुझे तो लगा कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके सामने लाना चाहिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स के। आखिरी जो अब कॉन्सेप्ट है वो है थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आइए बात करते हैं इसके बारे में, क्या होता है, इन रिसेंट ईयर्स में दिखने लगा है। ठीक है, चलिए देखिए। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ये थोड़ा सा मैंने कंटेंट है जो HCV से लिया है। ठीक है, HCV से कंटेंट मैंने लिया है लिक्विड ड्रॉप मॉडल का। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो आइए बच्चों इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो होता है कि जो मास डिफेक्ट है डेल्टा MC² कर देते हैं, उससे आंसर अपने को मिल जाता है। पर जब कुछ और डिटेल में एनालिसिस की होंगी लोगों ने, तो उसके बारे में इतना बड़ा सा पैराग्राफ है जो आप आराम से देख लीजिए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने, आप पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, HCV में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक साथ मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक, तो द बिहेवियर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए कैन बी रफली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज अ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस कैन इंटरैक्ट विद द फिक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियन सराउंडिंग इट। तो बाइंडिंग एनर्जी में जो टर्म पड़े डेल्टा MC², वो एक हद तक सही है, पर उसमें भी थोड़े थोड़े से करेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो रियलिटी में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो तो एक दूसरे को कंटिन्यूसली रिपेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है वो तो हमने अपनी बाइंडिंग एनर्जी में काम नहीं किया, क्योंकि डेल्टा MC बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया और मास डिफेक्ट से सीधा कनेक्ट कर दिया। तो उसके बारे में भी छोटी छोटी बातें हैं, उसको देखते हैं। तो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो वो इतने बड़े न्यूक्लियस में उसको जो नेबरहुड में पार्टिकल्स हैं बस उन्हीं से इंटरैक्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इफ ईच न्यूक्लियन इज विजुअलाइज्ड एज अ स्फीयर एंड दीज स्फीयर्स आर अज्यूम्ड टू बी क्लोजली पैक्ड, ईच न्यूक्लियन हैज 12 नेबरिंग न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये आप उसमें समझते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे, तो एक के सराउंडिंग में जो है 12 क्लोज पैक्ड हो सकता है, ऐसा इन्होंने माना है। न्यूक्लियस टचिंग इट, thus 12 पेयर्स आर फॉर्म्ड विद ईच न्यूक्लियन फॉर न्यूक्लियर इंटरैक्शन। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो डायमीटर टू डायमीटर भी लगता ही है और उसकी एनर्जी अच्छी खासी काउंट होती है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स में क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं तो वो नेबरहुड में ही लगते हैं। इफ तो न्यूक्लियर इंटरैक्शन की इन्होंने बात कर दी है यहाँ पे। इफ ऑल दी ए न्यूक्लियंस, ए यहाँ पे नंबर है, मास नंबर नहीं है, ए मतलब नंबर है कि कितने न्यूक्लियंस हैं। इफ ए न्यूक्लियंस कुड बी इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस, देयर वुड हैव बीन 6 A पेयर्स। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम दीज पेयर्स विल देयरफॉर बी प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब जितने पेयर बनेंगे भाई, 12 पेयर्स ऐसे बन रहे हैं और टोटल जो है न्यूक्लियंस के इंटरैक्शन कितने होंगे, 12 पेयर्स बन रहे हैं और ऐसे जो हैं किसके प्रोपोर्शन में आएंगे, क्योंकि 6 A पेयर उन्होंने कैसे बोला कि एक का उसके साथ है तो उसका इसके साथ भी है, तो वो इंटरैक्शन डबल काउंट नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने एक 6A बोल दिया इसको। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि जो टोटल इंटरैक्शन है वो ए के प्रोपोर्शन में आ गया, मतलब जितने न्यूक्लियंस उतने ज्यादा इंटरैक्शंस होंगे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम दीज पेयर्स विल देयरफॉर बी प्रोपोर्शनल टू ए। दिस एनर्जी इज कॉल्ड वॉल्यूम एनर्जी एंड इज रिटन एज कुछ α1 या A1 कुछ प्रोपोर्शन है, उसके प्रोपोर्शन उन्होंने लिख दिया। However, all the nucleons are not in the interior। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ जो न्यूक्लियंस होंगे वो तो कहाँ होंगे, वो तो सरफेस पे भी होंगे, और सरफेस वालों को थोड़ी ना मिलेगा, सरफेस वालों को तो एक तरफ का मिलता है, बाहर तो उनके कुछ है ही नहीं, तो उनके जो इंटरेक्शन वो हमको थोड़े घटाने पड़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है कि देयर इज अ नॉट इन द इंटीरियर न्यूक्लियन नियर द सरफेस डज नॉट इंटरैक्ट विद 12 न्यूक्लियंस। बिल्कुल सही बात है।
Thus there is a decrease in binding energy and this decrease will be proportional to surface area to r square. बिल्कुल सही बात है भाई, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा न्यूक्लियन सरफेस पे टिके रहेंगे और उतना एनर्जी हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि A1 वाली एनर्जी को तो जोड़ा और सेकंड वाली एनर्जी को घटाया हमें, और वो जो है उन्होंने बोला कि रेडियस r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी, r खुद a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शन में होता है रदरफोर्ड वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से पता चला कि ये जो एनर्जी है सरफेस वाला जो फैक्टर है इसकी पावर a की पावर 2/3 आ गई। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, ठीक है। द नेगेटिव साइन इज यूज बिकॉज सरफेस इफेक्ट डिक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी। भाई जो वॉल्यूम वाला था उसको अपने पॉजिटिव करके लिखा है, वो तो जितना हो उतना अच्छा है अपने लिए, ठीक है। पर जो सरफेस वाला है, सरफेस वाले तो बाइंडिंग एनर्जी घटा रहा है ना, क्योंकि हमने तो उनको भी ये मान के चला था कि वो भी अपने सराउंडिंग के सारे पेयर में काउंट कर रहे होंगे, पर सरफेस वालों का इफेक्ट तो कम है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया है, ये वाला नेगेटिव साइन उन्होंने इसलिए यूज़ किया है, ठीक। वॉल्यूम इफेक्ट इंक्रीज कर रहा था। अनदर फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बाइंडिंग एनर्जी इज कूलम रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, पर ये प्रोटॉन्स में है, तो प्रोटॉन्स जो है वो a के प्रोपोर्शन नहीं चलते, वो चलेंगे z के प्रोपोर्शन में, तो प्रोटॉन्स है। और एज कूलम फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्सेस, भैया न्यूक्लियस के सामने तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो ऑल प्रोटॉन पेयर पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। द कूलम पोटेंशियल एनर्जी इज देयरफॉर प्रोपोर्शनल टू z इंटू z माइनस 1/2। वापस वही चीज़ कि कितने इंटरैक्शंस होते हैं, तो z इंटू z माइनस 1/2 ये अपन पोटेंशियल एनर्जी वाले में आपको पता है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, क्योंकि k q1 q2 बाई r आता है, तो वो तो r में डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो ऊपर प्रोपोर्शन चलेगा z इंटू z माइनस 1 का, नीचे प्रोपोर्शन आएगा r का, ठीक। और r जो है, अच्छा, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन्स विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर रेडियस ओनली, ठीक है। तो द कूलम कॉन्ट्रीब्यूशन उससे कितना पता चला अपने को, ये पता चला। अच्छा, वापस नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी के बच्चों ये अगेंस्ट जा रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आई हो, न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट जा रहा है। न्यूक्लियर फोर्सेस तो चाहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनी रहे। कूलम फोर्स क्या चाहता है कि न्यूक्लियस फटे और सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर भाग जाएं, ये न्यूक्लियस चाहता है। तो इन दोनों का जो मोटिवेशन है, इन दोनों का जो एकदम एम है वो एकदम ही अलग है, अपोजिट चल रहा है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट जाके इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और a की पावर यहाँ पे कितनी आ गई अपने पास, नीचे डिनोमिनेटर में 1/3। तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, उसको इन्होंने कुछ ऐसे लिखा। पहला फैक्टर तो कहाँ रहा, ये रहा पहला फैक्टर, तो इसको उन्होंने लिखा A1A, ठीक है, माइनस दूसरा फैक्टर इन्होंने लिखा A2 की पावर 2/3 माइनस ये वाला जो फैक्टर है ये आ जाएगा z इंटू z माइनस 1 अपॉन r, और r होगा a की पावर 1/3। और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिवाइड मार दिया, तो आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ठीक है। ये है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आप चाहें तो जेईई मेन के 2-4 सवाल हैं वो यहाँ से अब आपको दिखने लग जाएंगे, और जेईई एडवांस में भी 2 सवाल आ चुके हैं, उनमें से एक सवाल अब अपन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट में क्या लिखा है, विद सुटेबल चॉइसेस ऑफ A1 A2 A3 दिस इक्वेशन अग्रीज वेल विद द जनरल नेचर ऑफ द प्लॉट शोन इन द फिगर। अब वो फिगर तो आपको पता ही है, इसमें जो इस तरीके का जो बाइंडिंग एनर्जी का प्लॉट जाता है उतने डिटेल एनालिसिस अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको बोला जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। जैसे सरफेस टेंशन में भी अपन सरफेस एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई एनर्जी सरफेस के पास जाएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, अंदर लाएंगे तो एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। हो सकता है उससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने नाम रखा हो लिक्विड ड्रॉप मॉडल, मुझे नहीं पता, मैं बस गेस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके साथ जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका फेवरेट 2016 के जेईई एडवांस का ये सवाल है, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एंड क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ Z प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय दिस। जैसा कि अभी अपन ने किया था, उन्होंने उसका फॉर्मूला खुद नहीं दे दिया ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो बनाने में। 3/5 पता नहीं कुछ फैक्टर होगा, कहीं से लाए होंगे, मुझे नहीं पता, इस तरीके से उन्होंने उसको दे दिया। हालांकि सेल्फ एनर्जी से मिलता जुलता है, पर आई एम नॉट श्योर, कुछ रहा होगा, उन्होंने बना दिया। द मेजर्ड मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास उन्होंने ये रखा, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम का मास इन्होंने रख दिया। देखो कितनी अच्छी बात है, प्रोटॉन का मास नहीं बोला है, हाइड्रोजन एटम का मास बोला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी काउंट हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर ये रहा नाइट्रोजन का मास, ठीक है, ये नाइट्रोजन का बच्चों, और ये रहा ऑक्सीजन। एटम के मासेज हैं, ये एटम के मेजर्ड मासेज हैं, तो एटम के मासेज हैं ना, अच्छा रेस्ट मासेज हैं।
और एटम्स के मासेस जिसमें इलेक्ट्रॉन भी काउंट हो रहा है। तो जब आप हाइड्रोजन के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का माइनस ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, तो हमें उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो देखिए एडवांस ने अच्छा सवाल दिया है। अब गिवन दैट रेडियाई ऑफ बोथ न्यूक्लियाई आर सेम, रेडियस इनकी इन्होंने सेम कर दी है, वेरी गुड। एंड एक एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, स्टैंडर्ड नॉलेज है, और ये वाली वैल्यू उन्होंने अपने आप सॉल्व करके दे दी फर्मी में। अज्यूमिंग दैट डिफरेंस, अब आता है सवाल, अज्यूमिंग दैट द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जीज, द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जीज इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द रेडियस ऑफ ईदर ऑफ द न्यूक्लियस विल बी हाउ मच। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल। तो पहले तो सवाल में डेटा ही बहुत सारा हो गया, तो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चल क्या रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल से सीधा सीधा मिलता जुलता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो भी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा वो प्योरली किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले इन दोनों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसको निकाल के रख लेता हूँ, ताकि मुझे बस फिर बाइंडिंग एनर्जी निकाल के उसके इक्वेट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसका Z ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का Z ज़्यादा है, तो EO माइनस EN की अगर बात करेंगे तो आप देखो कि 3/5 E² अपॉन 4πε0 इंटू R तो सब में कॉमन है, ये बनेगा Z इंटू Z-1। तो ऑक्सीजन के लिए आप लिखोगे 8 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 6, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी बच्चों, 14 बन जाएगी। तो ये अपने पास बन गया है 3/5 E² अपॉन 4πε0 इंटू R मल्टीप्लाइड बाय 14। अपने पास LHS तो आ गया कि जो एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस, वो हमने निकाल के रख लिया। अब मुझे दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन है। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे, आइए उसकी बात करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग का मुझे नहीं पता, मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ, जो भी प्लस माइनस होगा उसको अल्टीमेटली अपन पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना, पहले तो लिख देते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी अपने पास आएगी ये बनेगा, इसमें है नाइट्रोजन में 8 प्रोटॉन तो 8 न्यूट्रॉन, 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो प्रोटॉन हो गया बेसिकली, इलेक्ट्रॉन का अपने आप ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो रहा है, माइनस जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन है, वो आ जाएगा इधर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, माइनस इधर जो आएगा अपने पास ये अब ऑक्सीजन के लिए बनेगा 8 टाइम्स या उसको 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस सिंगल टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो भी दिया गया है, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय C²। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तो नहीं करने वाला हूँ मैं, इसको सॉल्व करके लाया हूँ, तो ये वैल्यू अपने पास बनेंगे बच्चों 0.003796 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो C² की जगह मैं यहाँ पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इससे पर AMU यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली बन रही है 3.536 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी अपने पास यहाँ पे आ गई। अब आपको क्या करना है, इसी एनर्जी को इसके बराबर इक्वेट कर देना है, ठीक है, इसी एनर्जी को इसके बराबर इक्वेट कर देना है। तो ये वाला जो वैल्यू है, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है ये अपना बनेगा 3/5 इंटू E² अपॉन 4πε0, वो दे के रखे हैं, ये रहा E² अपॉन 1.44, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी, ठीक है, डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो एनर्जी आप निकाले हो 3.536 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप रेडियस को सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल के आएगा 3.42 फर्मी। ये है क्वेश्चन, काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन भी बहुत पास हैं, 3.42, 3.80, 3.03, तो कंफ्यूजिंग तो है।
क्योंकि इतना कैलकुलेशन बच्चा एग्ज़ाम में कैसे करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल पता नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, मुझे भी टाइम लग गया था, डेसिमल वगैरह करके आपको करना है। फिर ये समझना कि ये इसके बराबर करना है, ये भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ PYQs आप लगाते रहिए। ठीक है, जितने भी हम टेस्ट पेपर्स आपको भेज रहे हैं, DPPs या भेज रहे हैं, उन सबको आप करते रहिए। एंड विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट। बढ़िया करके आना, फोड़ के आना। याद रखना जे एडवांस का पेपर जो एक सब्जेक्टिव पेपर, मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच रखना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के पीछे जाना है, सेलेक्टिव अप्रोच रखना, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। कुछ क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा भयानक दिखें, देखते ही छोड़ देना है। ये ध्यान रखना कि जितना अटैम्प्ट करें, 50% भी अगर अपन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो 45% नंबर उसमें आप सिक्योर करके आएँ। ठीक है, कम अटैम्प्ट में अच्छा एक्यूरेसी रखना है, बढ़िया रैंक आपकी आ जाएगी। IIT पक्का आप जो है IITian बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।